हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, यानी कि आप लोगों का कक्षा 10 का ये आप लोगों का सब्जेक्ट आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसका आप लोग को इस वीडियो में 70 में 70 नंबर कंप्लीट तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं बाबू कि ये पेपर सभी के प्री बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, एक बात और आप लोग को बता दी, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे। जो आप लोग का 20 नंबर एमसीक्यू है उसका 20 नंबर कंप्लीट करा देंगे और आप लोग का 40 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न का भी आंसर बताएंगे। और रही 10 नंबर का मैप कार्य यानी कि मानचित्रकार भी इसी वीडियो में आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता देंगे। पेपर का कोड है PNO, बिल्कुल वायरल पेपर है, न्यू पेपर है। समय आप लोग को पेपर में दिया जाएगा, एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आप लोग को। चलिए बिना देर को अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग को संपूर्ण तरीके से एक एक क्वेश्चन का निचोड़ तरीके से बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, आप लोग का खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से पहला प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस में गणतंत्र दिवस किस वर्ष हुई थी, हमें यह बताना। यानी कि गणतंत्र दिवस किस वर्ष हुई हमें यह बताना। फ्रांस कब गणतंत्र बना था हमें यह बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या समझिएगा कि कब बना था हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कब बना था बाबू, 1848 ईस्वी में बना था, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, करो या मरो का नारा किसका था, यानी कि करो और मरो का नारा किसका था, तो यह महात्मा गांधी का था। हमारा डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा बाबू। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग का मन करेगा, इच्छा होगा तो आप लोग भी इसको रफ कॉपी में या कोई भी कॉपी में नोट करते चलिएगा और इसको आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और सभी का आंसर जरूर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हमें यह बताना है। तो न्यूयॉर्क में स्थित है, हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, भूमि एक डॉट डॉट संसाधन है, तो एक प्राकृतिक संसाधन है, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, हमें यह बताना। पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू, पश्चिम बंगाल में स्थित है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है, मौसीराम में होता है, हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मौसीराम सिंध में राम में होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसलें हैं, रेशेदार यानी कि फाइबर क्रॉप कौन सा, हमें यह बताना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा बाबू, जूट जो होता है यही होता है। ठीक है, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आठवां क्वेश्चन दिया गया, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, हमें यह बताना। तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख साधन है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन। कौन सा बाबू, सड़क परिवहन, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। क्या है बाबू, ब्रुसेल्स है, हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा 10 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 वाला देख लेते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, हमें यह बताना। 28 राज्य है। कितने राज्य, 28 राज्य है, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीज़ों पर निर्भर करता है, हमें यह बताना है। देखिए यहाँ पर किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति डॉट डॉट स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यह हमें बताना। तो धर्म द्वारा होनी चाहिए, सा वाला ऑप्शन, आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। देखो 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी बाबू, कब हुई थी, आपको पता है क्या, नहीं पता ना, तो चलिए बता देते हैं आप लोग को। कब हुआ था, 2008 में हुआ था। कब हुआ था, यहाँ पर देखो नेपाल का जो बाबू कब हुआ था, 2005 में हुआ था। सॉरी बाबू, आप लोग का 2005-2008 में यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था, तो नहीं, यही राइट आंसर है 2005। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 वाला क्वेश्चन देगा, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आ वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया, राजनीतिक एक डॉट डॉट का क्षेत्र है, हमें यह बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, संभावनाओं का क्षेत्र है, विकल्पों का क्षेत्र है, प्रयासों का क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, ये तीनों सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, यानी कि विकसित देश डेवलपमेंट कंट्री कौन सा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 18 वाला की GDP से क्या तात्पर्य, यानी कि जो GDP होता है उससे क्या तात्पर्य होता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद होता है, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 वाला क्वेश्चन देगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, यानी कि
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विदेशी निवेश कहते हैं। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए परमाणविक चिन्ह है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य वस्तुओं के लिए। कौन से वस्तुओं के लिए, खाद्य वस्तुओं के लिए। इसका हमारा ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, 20 का यही आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर हुआ ना कंप्लीट बाबू। अब रही आप लोग का 40 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न का और 10 नंबर ये बाकी है। तो इसको भी अभी आप लोग कंप्लीट कर लो। चलो बिना देरी के ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखो खंड आप लोग का यहाँ से बा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन से दिया गया है, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया 1848 की उत्तरवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ, ये बताइए। ठीक है, और इसमें आप लोगों के लिए ऑफर के तौर पर क्या दिया गया है, समझिएगा। ऑफर यानी कि अथवा करके भी दिया गया है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, इसको बताइए। तो देखिए आप लोगों को इसका आंसर क्या लिखना है, इसको पहला वाला 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ, ये बताइए। तो इसका आंसर लिखिएगा, इसका परिणाम निम्नलिखित हुआ या निम्नलिखित कई परिणाम सामने आए या हुए। ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट में लिखिएगा, इस क्रांति के बाद राजा को सिंहासन छोड़ना पड़ा और गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हुआ, इस क्रांति के बाद पुरुषों का सार्वभौमिक मताधिकार मिला। और फिर अगला जो लिखिएगा कि इस क्रांति के बाद यूरोपीय देशों में सार्वभौमिकता की मांग हुई। और फिर अगला लिखिएगा, इस क्रांति के बाद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास हुआ तथा प्रेस की आज़ादी को बढ़ावा मिला और बाजारों को खोला गया और पूंजी उत्पादों के लिए लगाए गए कम किए गए, कर को कम किए गए यानी कि जो टैक्स लिया जाता था, और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी जाने वाली सरकारों बनी। ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर आप लोगों का तो हुआ ना बेन कंप्लीट। आशा करते हैं आप लोग का यहाँ तक अच्छे तरीके से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी समझने में। एंड आप लोग का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, क्या समझिएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अलग रखा गया क्षेत्र जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और इनमें वन्य जीवों और पौधों की सुरक्षा की जाती है। इस प्रकार से आप लोग का 4 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके भी दिया गया है, आप लोग ऑफर के तौर पर ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं मन करेगा तो, कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये वाला भी आप लोग बाबू स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा, कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं, यानी कि ये बताना है 2 प्रावधानों को। तो इसके 2 प्रावधान निम्नलिखित हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। पहला पॉइंट में क्या लिखेगा कि अनुच्छेद 15 के अनुसार या मुताबिक, क्या लिखेगा, अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेगा, अनुच्छेद 25 के अनुसार हर नागरिक को किसी भी धर्म का मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। इस प्रकार से आप लोगों का 2 नंबर ये वाला तो कंप्लीट होगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया, लोकतंत्र के लिए जरूरी पहलुओं को नाम लिखिए। तो इसको भी आप लोगों का मन करेगा तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो आप लोग का एक क्वेश्चन का तो आंसर बता ही दे रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा वाला क्या दिया गया, विश्व व्यापार संगठन से क्या तात्पर्य है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन ये क्या होता है, WTO होता है। WTO होता है, यानी कि आप लोग का इसका आंसर क्या लिखेगा, समझिएगा। इसका आंसर लिखेगा, आप क्या समझते हैं ये बताइए। अथवा करके भी दिया गया, शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए 3 उपाय लिखिए। तो ये वाला आप लोग का मन करेगा तय कर लीजिएगा। चलिए आप लोग को WTO को बता देते हैं। देखिए यह क्या होता है, इसका आंसर लिखेगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में व्यापार के नियमों का विनिमय से जुड़ा हुआ है और इसके अनुसार मतलब इसके निम्नलिखित तथ्य हैं। इसकी WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। और भारत भी एक संस्थापक सदस्य देश है WTO में। ठीक है, और फिर WTO ने व्यापार की मदद से कई देश को विकसित होने में मदद किया है और व्यापार से जुड़े विवादों को सुलझाने और स्वतंत्र विवाद समझाने के लिए किया है। ठीक है, इसमें व्यापार में भेदभाव को रोकने का काम करता है WTO। इस प्रकार से आप लोगों का ये 4 नंबर लिख दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको भी आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा, इटली के एकीकरण प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी ऑफर करके दिया गया आप लोग का, अथवा करके क्या दिया गया समझिएगा कि
गांधी जी के नमक यात्रा पर वर्णन कीजिए। तो गांधी जी वाला आप लोगों का मन करेगा कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों का 5वां क्वेश्चन, इटली के एकीकरण प्रक्रिया पर आप लोगों को प्रकाश डाल करके यानी कि इसको समझा करके बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रकाश नहीं कि लाइट ऐसे टार्च बार देंगे ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये वाला नहीं करना बाबू। आप लोग को क्या करना है, इसके बारे में लिखना अच्छे तरीके से। देखो इसका आंसर लिखिएगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। यह एक लंबी एक जटिल प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया में कई प्रमुख नेताओं और घटनाओं शामिल हैं या योगदान रहा है। और इटली के एकीकरण के प्रक्रिया का नाम जो नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कौन से नाम से जाना जाता है, पुनरुत्थान नाम से भी जाना जाता है। और इसके मतलब जो इटली के एकीकरण में जोसेफे मेस्सीनी और जोसेफे गैरिबाल्डी और काउंट कैमलो केवर की अहम भूमिका थी। इटली के एकीकरण प्रक्रिया में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो की थी यानी कि इटली के एकीकरण की, वो कौन किए थे, लोम्बार्डी और सार्डिनिया के राज्य से मिलने से हुई थी। और इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पीडमांट राज्य में अगुवाई की थी और इसके श्रेय जो मेजनी और काबियो और गैरिबाल्डी को जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का इतना लिख दीजिएगा, 6 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों से किस प्रकार अफ्रीका को गुलाम बनाया गया, हम ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के क्षेत्रों को आपस में बांट लिया, जिससे बंटवारा क्रमिक रूप से न होकर के तेजी हुआ। और यूरोपीय शक्ति ने अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन किया। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीकी लोगों के साथ कई तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया गया और उनसे श्रम लिया गया, यानी कि उनसे मेहनत करवाया गया। 6 नंबर का आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा लिख करके। अथवा करके इसमें भी दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला आप लोगों का स्वयं से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, श्रीलंका में बहुसंख्यक का मतलब होता है कि सिंहली समुदाय को राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों को प्राथमिकता दी जाती है और यह समस्या देश की बहुसंस्कृति और बहुजातीय आबादी को उत्पन्न होती है। और इसके यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के प्रभाव क्या थे, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के प्रभाव। इसमें पहला लिखिएगा कि तमिलों में नाराजगी और शासन के प्रति वेगानेपन को बढ़ावा दिया गया, इस प्रकार से पहला। दूसरा लिखिएगा, सिंहली और तमिलों के बीच टकराव और गृह युद्ध हुआ। और जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों की मौत और बेघर हो गए। और जो चौथा लिखिएगा, देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव पड़ा। इस प्रकार से ये हमारा लिख करके 4 पॉइंट 6 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 8वां दिया गया है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय क्या अंतर है, विवेचना कीजिए। अथवा करके भी दिया गया है कि उपभोक्ता के अधिकारों का व्याख्या कीजिए, यानी कि इस पे आप लोगों को आंसर बताना। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। तो समझिएगा, इसका लिखिएगा, देखिए इसका क्या है कि राष्ट्रीय आय यानी कि यहाँ पर समझिएगा, राष्ट्रीय आय किसी देश के कुल आर्थिक गतिविधियों का मापन होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो होता है किसी देश का औसत आय को बताती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, राष्ट्रीय आय में देश और सभी क्षेत्रों की आय शामिल होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में किसी व्यक्ति का आय होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति का आय होता है जबकि क्षेत्र नहीं शामिल होता देश के। ठीक है, देश और क्षेत्र नहीं शामिल होता। फिर अगला तीसरा पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। और वहीं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से लोगों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार होता है। 6 नंबर आप लोगों का लिख करके ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कहे थे ना आप लोगों का 40 नंबर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी कि 60 नंबर रही। 10 नंबर की बात उसको भी आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं। मानचित्र कार्य यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि मैप वर्क, जो कि आप लोग का पहला क्वेश्चन जो दिया गया आप लोग को इस चिन्ह द्वारा डार्क सर्कल द्वारा बताना है। तो देखिए इसका भी आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, कैसे समझिएगा। यहाँ पर आप लोग को बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर पहला पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये जो है पारादीप उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में इसको दर्शा दीजिए। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, इसको भी दर्शा दीजिए। गेहूँ उत्पादक मुख्य मतलब क्षेत्र बताना है, तो उत्तर प्रदेश है, एमपी है और पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, सभी है, तो आप लोग उत्तर प्रदेश को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, फिर दा वाला क्वेश्चन देगा, चाय उत्पादन का एक क्षेत्र लिखिए। चाय उत्पादन का एक क्षेत्र आसाम है, इसको भी दर्शा दीजिएगा। फिर कोई एक आणविक ऊर्जा वाला केंद्र का नाम बताना है, तो उसका जो नाम है
काकरापार आरवी ऊर्जा केंद्र है जो कि गुजरात में है, इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आप लोग का 5 नंबर हो गया ना कंप्लीट, ये आप लोग का 5 नंबर। और रही 5 नंबर की बात, उसको भी अभी आप लोग कंप्लीट कर लो। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है बाबू? दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में हो जाएगा। ये त्रिभुज द्वारा आप लोग का डार्क ट्रायंगल के द्वारा सरकार वो दर्शाना है, ठीक है, ये वाला भी कर लीजिएगा आप लोग का। फिर अब्बा वाला क्वेश्चन देगा, मैग्नीज उत्पादन एक क्षेत्र बताना, तो मुंबई भी है, सॉरी मुंबई नहीं, कोलकाता कर्नाटक है बाबू, कर्नाटका है, ये वाला भी आप लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, भारत का कोई एक पतन यानी कि बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, उसका चिन्ह द्वारा बताना है। तो इसका जो पतन का नाम है क्या है? देखो मुंबई भी है, कोलकाता भी है, चेन्नई भी है, 3 बता दिए बाबू, एक ही लिखना है, जो आप लोग चेक करेगा उसको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, अरावली पर्वत इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है आप लोग को, तो अरावली पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए, तो ये आप लोग का उत्तर प्रदेश का कितना बता दे बाबू? आप लोग का मेरठ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, बुलंदशहर है बाबू, 5 बता दिए हैं, एक ही को लिखना है, ठीक है, ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो यही आप लोग का पेपर था जो आप लोग को 70 में 70 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बता दिया इस वीडियो में, एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।